कहाँ होंगे एफसीसी यूनिट सेल में, ये डिस्कस किया था। और कितने होंगे, ये देखा था। तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं? 8 होते हैं, विच इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने यूनिट सेल में पार्टिकल्स हैं उतने एफसीसी यूनिट सेल्स, उतने टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। तो एक बार फिर से लिख देता हूं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 times n and number of octahedral void is equal to n, where n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। ये आपको ध्यान रखना है एकदम। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एफसीसी का नाम ही दूसरा क्या होता है? सीसीपी एंड एचसीपी, दोनों टाइप की क्लोज पैकिंग के लिए दिस इज एप्लीकेबल। एचसीपी क्लोज पैकिंग हो या एफसीसी क्लोज पैकिंग हो, दोनों में वॉइड्स और नंबर ऑफ पार्टिकल में ये रिलेशन आएगा। इसको लिख लो, अगर नहीं नोट किया था तो लिख लो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है और याद रखना है इसको। वॉइड्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिलेशन। तो एफसीसी के लिए, फॉर एफसीसी टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 2। नंबर बताओ, नंबर, क्योंकि एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में कितने होते हैं? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 4। कोई समस्या? और एचसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? जो बड़ा सा हेक्सागोनल यूनिट सेल समझाया था कल, 3 लेयर्स ए बी टाइप में जो बनता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 2 × 6। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए? 6। ठीक है। सवाल लिखो एक। सवाल देखिए, ए सॉलिड क्रिस्टलाइजेज इन cubic close packing of A atoms half of octahedral void are occupied by B atoms. Half of octahedral void are occupied by B atoms. All tetrahedral voids are occupied by C atoms. Write its simplest formula. Write its simplest formula.
write its simplest formula. A2BC4. हाँ भाई, क्या आएगा फॉर्मूला? A2BC4 आ जाएगा क्या? क्या तकलीफ हो रही है बालक? क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा? हाँ, नहीं आ पा रहा? कितना? A2B12 B1C4 कैसे आ रहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? ए के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? बोलो जल्दी बोलो। सॉल्व किया ना तुमने? हाँ, तो ए क्या कर रहा है? सीसीपी। सीसीपी का मतलब क्या होता है? एफसीसी। अरे है कि नहीं? सीसीपी ही एफसीसी है। गंगाधर ही शक्तिमान है। जानते हो शक्तिमान को? अच्छा, पैदा हो गए थे जब आता था टीवी पे? ए सीसीपी बना रहा है, मतलब एफसीसी बना रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए वो कितने हो गए? 4 एटम्स हो गए। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? कम से कम 20 बार एक्सप्लेन किया होगा क्लास में अभी तक। कॉर्नर और फेस सेंटर मिला के। कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 एक, और फेस सेंटर पे 6 इंटू 1/2 3, है कि नहीं? 4 एटम्स। अब आपका क्या लिखा हुआ है ऊपर? दिख नहीं रहा है मुझे, रिफ्लेक्शन। बी एटम्स। बी एटम्स कहाँ है? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 4। तो बी एटम्स कितने हो गए? बी एटम्स हो गए हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब 2 एटम्स। और सी है तुम्हारे ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2 इंटू 4, 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब 8। तो सी हो गए आपके 8 एटम्स। तो फॉर्मूला बन गया A4B2C8। सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता दोगे कितना बन गया? A2B C4। ठीक है, A2B1C4। A2B1C4।
तिलकधारी, कल कहाँ थे? कल थे तुम क्लास में? क्यों, क्या हो गया था? मिलने जाना था किसी से? हाँ, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? क्या हुआ था, कोई बताओ वजह जिसकी वजह से तुम्हें माफ किया जाए। जोर से बोलो। तबीयत खराब थी? आज तो तुम एकदम हंसते खेलते हुए दिख रहे हो। हाँ, आज सही है? अच्छा, कौन सी बीमारी हो गई थी जो एक दिन में सही हो जाती है? हम्म, फीवर हो गया था? अभी एसी के नीचे बैठे हुए हो? अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए तुम्हें कि ए एटम्स फॉर्म क्लोज पैकिंग, ए एटम्स फॉर्म क्लोज पैकिंग, बी एटम्स आर इन हाफ या 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एंड सी एटम्स ऑक्यूपाई 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बताओ सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला इस सॉलिड का क्या हो जाएगा? जोर से बोलो। कह रहा है ये कौन सी क्लोज पैकिंग है, कोई भी बनी रहे, इतना ही दिया है क्वेश्चन, बैठ जाओ। कोई भी क्लोज पैकिंग बनी रहे, क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है क्लोज पैकिंग मेंशन करने की? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो रेशो है वो तो हमेशा ही सेम होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मान लो n है, तो a के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? n। अरे n क्या हो सकता है? HCP अगर है तो 6 होगा, और FCC अगर है तो 4 होगा। बना रहे कुछ भी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं था क्या कि कौन सी क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग भी दो टाइप की होती है ना, HCP या FCC। तो कोई भी हो, आप n ले लो। B इज प्रेजेंट इन 50%। 50% का मतलब आधा, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुमने क्लोज पैकिंग में लिए? 2n। अरे होंगे कि नहीं? और C इज प्रेजेंट इन 25%, मतलब 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अर्थात n। तो यहां से निकाल लो सिंपलेस्ट। n तो कैंसिल हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हट गया 2 से 2, n से n हटा दो, पूरा कॉमन आ रहा है हर जगह से। तो a b 1 c 1/4। अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। A4 B4 C1, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आया समझ में? क्लोज पैकिंग मेंशन करने की जरूरत नहीं है कौन सी है, सिंस द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉइड्स रिमेन सेम।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल इन अ वॉइड। एक वॉइड के अंदर सबसे बड़ा पार्टिकल कितनी रेडियस का जा सकता है? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? जो वॉइड बनना चाहिए वो किससे बनना चाहिए? मेड बाय आइडेंटिकल स्फीयर्स। वॉइड बनेगा आइडेंटिकल स्फीयर से, और रेडियस जो वॉइड में रख रहे हैं पार्टिकल की, वो पार्टिकल का साइज कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्रिस्टल की पैकिंग डिस्टर्ब ना हो, विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल, विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल। तो हेडिंग डालो ये। बेटा नया पेज तो ले लिया करो एक नई हेडिंग के लिए, इतनी कंजूसी मत करो। नई हेडिंग नया पेज, तभी तो रिवीजन करने में थोड़ा दिखेगा साफ साफ। एकदम एंड में शुरू कर रही हो तुम। रेडियस ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल इन अ वॉइड, हेडिंग डालो ये। which may be filled in a void made by spheres of radius r without disturbing the crystal। क्या मतलब है इसका भी देखते हैं, पहले आप नोट कर लो इसको। डिफरेंट टाइप के वॉइड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे सिंपलेस्ट वॉइड कौन सा होता है? ट्रायंगुलर वॉइड। अरे है कि नहीं? तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कहां थे बेटा? बाइक वाले लेने लेट नहीं किया, तुमने खुद को लेट किया है। बैठ जाओ पहले तो जाके। 8:30 निकल रहे हो तुम, 9 बजे कैसे पहुंचोगे? जो भी है बेटा, नुकसान किसका हो रहा है थोड़ा सोचना घर जाके। एक ट्रायंगुलर वर्ड बनाते हैं। तीन पार्टिकल से मिलके बनेगा ट्रायंगुलर वॉइड। इनके बीच में जो जगह बच गई, इनके बीच में जो जगह बच गई, वहां पे आपको क्या रखना है? क्या रखना है? एक सर्कल रखना है, मतलब एक स्फीयर रखना है। सॉरी, पार्टिकल 3 डायमेंशनल है, एक स्फीयर आपको प्लेस करना है। तो बीच में एक स्फीयर रख देते हैं। और कंडीशन क्या है? किस तरीके से रखना है? कि बड़े से बड़ा रखना है, विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल। क्रिस्टल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर इससे बड़ा मैं पार्टिकल लूंगा तो क्या हो जाएगा?
अब इससे बड़ा अगर पार्टिकल लिया जाएगा तो ये फिर स्फीयर्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, ये पैकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं? अगर इसी साइज का एक पार्टिकल रख दिया या इस सर्कल से बड़ा थोड़ा और मैंने किया तो ये स्फीयर्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, पैकिंग खराब हो जाएगी। तो वो नहीं करना है, ये स्फीयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ही होने चाहिए और उसके बाद बीच में एक स्फेरिकल पार्टिकल रखना है। तो सबसे बड़ा स्फेरिकल पार्टिकल इस ट्रायंगुलर वॉइड में कितने रेडियस का आ सकता है ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है आपको? आपको बोला है कि जो रेडियस ऑफ लार्ज पार्टिकल मतलब जो वॉइड बना रहे हैं, जिनकी क्लोज पैकिंग से वॉइड बन रहा है, वो कैपिटल आर ले लो, और जो पार्टिकल वॉइड में रखा हुआ है या स्मॉल पार्टिकल है उसकी रेडियस तुम ले लो स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में बेसिकली रिलेशन निकालना है। तो अगर इन पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए जो कि वॉइड फॉर्म कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा? जानते हो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, जिनकी लेंथ कितनी है? 2r। अरे है कि नहीं? r क्या है? बड़े पार्टिकल की रेडियस। तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया मतलब 2 टाइम्स रेडियस। तो ये बन गया क्या? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं। मैं एक बड़े पार्टिकल के सेंटर से छोटे पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं, बड़े पार्टिकल के सेंटर से छोटे पार्टिकल के सेंटर को, और यहां भी एक ट्रायंगल बन जाएगा कुछ इस तरीके का। इसको बोल दो A, ये हो गया B, ये हो गया C, और बीच में जो पॉइंट है वो हो गया D। ठीक है, यहां ले लो E। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? इंटरनल एंगल। ये पूरा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इधर देखो सब लोग, अरे होता है कि नहीं 60 डिग्री? 60 60 60 मिला के 180। तो इतना एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 30। बोलो होगा कि नहीं होगा? 30। दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। दिख रहा है सबको? 30 डिग्रीज। तो अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE cos 30 की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या? मतलब AE अपॉन AD। AE क्या है? AE क्या है? कैपिटल R। बोलो है कि नहीं? AE इज कैपिटल R, बड़े स्फीयर का रेडियस R, कैपिटल R। और AD क्या है? आपने बड़े स्फीयर के सेंटर से छोटे स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन किया, मतलब बड़े स्फीयर की रेडियस आएगी और फिर छोटे स्फीयर की रेडियस आएगी। तो क्या हो गया? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? आवाज नहीं निकल रही। √3/2। इस इक्वेशन से कोई परेशानी? तो मुस्कुराओ थोड़ा, शक्ल से ऐसा लग रहा है कि कुछ पेट में दर्द है। नहीं, ये ठीक है सब। अब यहां से तुम्हें कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रेशो निकालना है। यहां से अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो क्या किया जाए? इस इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो। टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या बन गया? R प्लस R डिवाइड बाय कैपिटल R, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस स्मॉल r अपॉन
कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√3 2/√3। अब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो गया 2/√3 -1, तो 2 - √3/√3, तो यहां से आर अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा 0.155 0.155। नोट करो, इसका मतलब स्मॉल आर क्या है, उस पार्टिकल की रेडियस जो कि वॉइड में पड़ा हुआ है। कैपिटल आर क्या है, उस पार्टिकल की रेडियस जो वॉइड बना रहा है, बड़ा पार्टिकल। तो सबसे बड़ा पार्टिकल जो कि इस वॉइड में रखा जा सकता है, उसकी रेडियस बड़े पार्टिकल की रेडियस के कितने टाइम्स हो गई 0.155 टाइम्स, ठीक है, या 15.5%। सबसे बड़ा पार्टिकल इतनी रेडियस का रखा जा सकता है। छापो इसको। ट्रायंगुलर वॉइड की कहानी हमने देख ली। कोई समस्या किसी को? अगला वर्ड कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल देखते हैं पहले। ट्रायंगुलर वर्ड बनता है 3 पार्टिकल से। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने पार्टिकल से बनता है? 4 पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल। सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट, सेकंड, is tetrahedral void. Tetrahedral void
टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरह से बनता है, 3 पार्टिकल, उनका ट्रायंगुलर वॉइड, उसके ऊपर क्या रख दिया, एक और पार्टिकल रख दिया बीच में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। मैंने बताया था कि क्यूब के अंदर आप टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे इमेजिन कर सकते हैं, कल ही समझाया था ना। क्या करना होता है, क्यूब के सारे कॉर्नर्स पर रखने होते हैं पार्टिकल्स, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर रखने होते हैं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स रख दो आप, तो क्यूब के सेंटर पे क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है। ये रहा क्यूब, इसके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स रख देते हैं, मतलब अगर यहां रख दिया तो यहां प्लेस करेंगे, यहां प्लेस करेंगे और यहां प्लेस करेंगे, ठीक है क्या, ऐसा ही होगा। इनको ज्वाइन करने पे आपको टेट्राहेड्रन बनते हुए दिखेगा। और सेंटर पे क्या बन जाएगा, यहां पे सेंटर पे बन जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपको जो अब स्मॉल पार्टिकल रखना होगा वो कहां रखना है, छोटा वाला पार्टिकल कहां रखना है, यहां बीच में क्यूब के सेंटर पे रखना है, क्यूब के सेंटर पे रख दो स्मॉल पार्टिकल को। बड़े पार्टिकल की रेडियस वही कैपिटल आर और छोटे पार्टिकल की रेडियस स्मॉल आर। तो अब आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालना है। अब बताओ क्या क्या ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, बोलो। ये देखो 4 येलो पार्टिकल जो क्यूब के अंदर बनाए हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म करते हैं, तो वही 4 पार्टिकल तो ये हैं, है कि नहीं। क्या ये चारों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं ना, हर एक पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहा है। तो इनके सेंटर्स को अगर ज्वाइन कर दोगे, इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दोगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 2r। इसकी रेडियस कितनी है, r। तो अगर इसके सेंटर से किसी भी दूसरे पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन किया जाए, ये ऊपर वाले पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन किया जाए, या इस पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन किया जाए, इस पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन किया जाए, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं हम, 2r। आ गई बात समझ में। अगर इस क्यूब की साइड a है, अगर ये इस क्यूब की साइड a ले ले में, तो बताओ दिस इज, ये देखो इधर मेरा, ये कहां, पेंसिल को देखो ध्यान से, ये क्या है, फेस डायगोनल है। तो a के टर्म्स में कितना हो गया, ये √2a हो गया कि नहीं हो गया, √2a। √2a किसके बराबर हो जाएगा, 2 कैपिटल R के बराबर। बोलो सबको ये बात समझ में आई। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने वाले चारों येलो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ देयर रेडियस। और a के टर्म्स में ये डिस्टेंस कितनी है, √2a, क्योंकि ये फेस डायगोनल है, अरे है कि नहीं, ये भी a है और ये भी a है, तो ये कितनी हो गई, √2a। तो √2a इज इक्वल टू 2r। एक तो इक्वेशन ये मिल गई तुम्हें a के टर्म्स में। अब ये बताओ, अगर एक किसी भी एक कॉर्नर से तुम इस क्यूब के सेंटर पे चलना शुरू करो, मतलब एक ये रहा कॉर्नर, इस कॉर्नर से क्यूब के सेंटर तक आना है, ये किस लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रहे हो, बॉडी डायगोनल के अलोंग ट्रेवल कर रहे हो कि नहीं। क्यू एक कॉर्नर से उस अपोजिट कॉर्नर तक चले जाते तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a। अरे होती कि नहीं होती। और अगर सिर्फ उस कॉर्नर तक नहीं गए, सिर्फ सेंटर तक गए, मतलब आधी डिस्टेंस √3a/2।
ये तो ए के टर्म्स में हो गया। अब आर के टर्म्स में क्या होगा? एक पार्टिकल जो वॉइड बना रहा है, बड़ा वाला पार्टिकल कहां रखा हुआ है? कॉर्नर पे। और क्यूब के सेंटर पे कौन रखा हुआ है? छोटा पार्टिकल, जो कि हमें फिट करना है, जिसकी स्मॉल आर, जिसकी रेडियस है। और वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, कि नहीं? क्योंकि हमें जो बीच में पार्टिकल रखना है वो लार्जेस्ट पार्टिकल रखना है, तो वो जो लार्जेस्ट पार्टिकल है वो सबको टच कर रहा होगा विदाउट डिस्टॉर्टिंग द क्रिस्टल। तो कितनी डिस्टेंस हो गई? आपने बड़े पार्टिकल की रेडियस ट्रेवल की और फिर छोटे पार्टिकल की रेडियस ट्रेवल की, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये दो इक्वेशन बन गई। बोलो बन गई कि नहीं? अब यहां से क्या निकाल लोगे तुम? स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन। नोट करो इसको, जरा निकालो कितनी आएगी वैल्यू लगभग। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो बस आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर बच जाएंगे, उनके बीच में रिलेशन निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है क्या? कहां पे? ये हाँ सॉरी, 2r, ठीक, 2r, तो 2 कैंसिल हो गए। तो ये बच गया √3/√2 -1। तो यहां से r अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा लगभग 0.225। टेट्राहेड्रल वॉइड क्यूब के अंदर ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे पार्टिकल रख के बन जाता है। क्यूब से क्यों रिलेट किया हमने? क्योंकि हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में कोई इक्वेशन वगैरह नहीं जानते हैं, लेकिन क्यूब के बारे में तो जानते हैं। उसकी साइड की लेंथ अगर ए है तो फेस डायगोनल कितना होगा, बॉडी डायगोनल कितना होगा, इसलिए क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड इमेजिन कर लिया। तो बताओ किसका साइज बड़ा है, टेट्राहेड्रल वॉइड का या ट्रायंगुलर वॉइड का? यहां पे जो सबसे बड़ा पार्टिकल रखा जा सकता है
उसका रेडियस ज्यादा है, अरे है कि नहीं, 0.225 टाइम्स है कैपिटल आर के, जबकि लास्ट केस में सिर्फ 0.155 टाइम्स था। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बड़ा होता है कंपेयर टू ट्रायंगुलर वॉइड। अब आगे बढ़ते हैं, सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थर्ड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हम अब निकालेंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन। अगेन, क्या तुमने ऑक्टाहेड्रन पढ़ा है कभी बचपन में मेंसुरेशन वगैरह में? नहीं ना, तुम नहीं जानते ना उसकी साइड और डायगोनल वगैरह के बीच में क्या रिलेशन होगा। इसलिए क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी कहां इमेजिन करेंगे हम, एक क्यूब के अंदर। तो क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा देखते हैं। अब अगर एक पार्टिकल रखो तुम यहां, एक इधर एक इधर, ये डिस्टेंस क्यूब की साइड अगर ए है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए। और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए। अब अगर तुम ऊपर ए डिस्टेंस गए थे तो नीचे भी ए डिस्टेंस चले जाओ, यहां पे एक पार्टिकल रख दो। लेफ्ट साइड में ए डिस्टेंस गए थे तो राइट साइड में भी ए डिस्टेंस चले जाओ, और आगे की तरफ भी ए डिस्टेंस चले जाओ। तो अब कितने पार्टिकल्स हो गए, 6 पार्टिकल हो गए। 6 पार्टिकल इनके बीच में जो जगह दिख रही है तुम्हें, क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? बोलो, क्या यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा या नहीं बनेगा? इधर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रन कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है। ये 4 पार्टिकल्स एक प्लेन में होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो बीच वाला जो स्पेस है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये सब मैं समझा चुका हूं पहले ही। तो देखो यहां भी तो 4 पार्टिकल एक प्लेन में है, दिख रहे हैं कि नहीं? ये रहे 4 पार्टिकल एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। बड़े पार्टिकल का रेडियस यहां भी जो येलो कलर से डिनोट किए वही कैपिटल आर लेना है, और स्मॉल पार्टिकल का रेडियस स्मॉल आर लेना है। तो अब हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन पता करना है। बताओ, ए के टर्म्स में किसको पकड़ा जाए, कहां से शुरुआत करें? अगर तुम इस पार्टिकल के सेंटर से, यहां पे वॉइड में एक पार्टिकल रखा हुआ होगा, उसके सेंटर तक जाते हो, इस पार्टिकल बड़े वाले पार्टिकल के सेंटर से छोटे वाले पार्टिकल के सेंटर तक जाते हो, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की तुमने? ए डिस्टेंस ट्रेवल की। अरे की कि नहीं? और वो किसके बराबर हो जाएगा? बड़े पार्टिकल का रेडियस प्लस छोटे पार्टिकल का रेडियस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हमें बनाना है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? एक लेयर में 3 स्फीयर होते हैं, एक लेयर में 3 स्फीयर, उनसे बना हुआ ट्रायंगुलर वॉइड, और इनके ऊपर 3 स्फीयर रख देते हैं अपोजिट ओरिएंटेशन से। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? इनके ऊपर हमने 3 स्फीयर रख दिए अपोजिट ओरिएंटेशन वाले, कुछ इस तरीके से। तो बीच में जो स्पेस है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाता है, ये वाला। तो अब तुम ये बताओ, ये रहे वो 3 स्फीयर,
और ये रहे दूसरी लेयर के 3 स्फीयर। ये 3 स्फीयर, ये दूसरी लेयर के 3 स्फीयर। क्या एक लेयर के 2 स्फीयर टच कर रहे होंगे? कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे ना। ये येलो पार्टिकल्स तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पिंक पार्टिकल्स तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये रखे कहां है? फेस डायगोनल के अलोंग। फेस डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है? √2a। √2a, फेस डायगोनल इज √2a। तो √2a किसके बराबर हो गया? दोनों पार्टिकल, बड़े पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो 2r के। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से अब तुम्हें 2 इक्वेशन मिल गई, 1 और 2। नोट करो, निकालो यहां भी स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन, डिवाइड कर देना इक्वेशंस को। इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। क्यूब के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने क्यूब के एक कॉर्नर पे बना लिया। क्यूब के कॉर्नर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया अगर पार्टिकल्स को कुछ इस तरीके से प्लेस किया जाए तो। क्यूब के अंदर कैलकुलेशंस हम आसानी से करना जानते हैं, इसलिए क्यूब का सहारा लिया था। कितना आ रहा है? √2 - 1 आ गया। ये कैंसिल होगा यहां से, तो इधर बच जाएगा √2। इसका मतलब r प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो गया? √2। √2। तो यहां से हो गया 1 + r/r इज इक्वल टू √2। मतलब r/r इज इक्वल टू √2 - 1। और √2 - 1 कितना होता है? √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। 1.414 में से एक घटा दो तो 0.414 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रिलेशन है। पहली वाली इक्वेशन कैसे आई थी? ए कहां है? ए ये रहा ए। अब मैं इस कॉर्नर से अगर इस कॉर्नर तक जाऊंगा तो ये वाला पार्टिकल जो वॉइड बना रहा है और जो वॉइड में रखा हुआ है वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, क्योंकि वॉइड में रखा हुआ पार्टिकल लार्जेस्ट रेडियस का है जितना हो सकता है। तो मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जाना है तो इसकी रेडियस आएगी और स्मॉल पार्टिकल की रेडियस आएगी। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और वो किसके बराबर हो गया? ए के, क्यूब की साइड के। ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड से बड़ा होगा या छोटा? बड़ा। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए यहां कितनी वैल्यू आ रही थी? 0.225। अब यहां कितनी आ गई? 0.414। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बड़ा है। तो अब एक और टाइप का वॉइड बच गया, कौन सा? क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड की बात और कर लेते हैं। क्यूबिक वॉइड नेक्स्ट। क्यूबिक वॉइड तो आसान है इमेजिन करना। क्यूबिक वॉइड कब बनेगा? जब पार्टिकल्स कहां रखे हुए हैं? क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे। क्यूबिक वॉइड
क्यूब के सारे कॉर्नर से पार्टिकल्स रख दो, बीच में जो स्पेस बनेगा दैट विल बी क्यूबिक वॉइड, जैसा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। किसी कोई समस्या? बोलो। मतलब नीचे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं, नीचे 4 स्फेरिकल पार्टिकल, और उनके ठीक ऊपर आपको 4 स्फेरिकल पार्टिकल रख देने। ये रहे नीचे वाले लेयर के 1 2 3 4, ये मैंने बना दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। और इनके ठीक ऊपर आपको क्या रख देना है? 4 और पार्टिकल्स रख देने, ठीक है, ठीक ऊपर। तो बीच में जो स्पेस बनेगा वो क्यूबिक वॉइड कहलाएगा। अब यहां भी वही कि क्यूब की रेडियस, क्यूब की जो साइड होगी वो a, बड़े पार्टिकल की रेडियस r, स्मॉल पार्टिकल की रेडियस स्मॉल r। अब बोलो जरा, खुद से ड्राइव करने की कोशिश करो, निकालो जरा। अब क्या रिलेशन बनेगा? 2 इक्वेशन बनानी है आपको a के टर्म्स में, 2 इक्वेशन बनानी है a के टर्म्स में। क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? बोलो। मतलब a किसके बराबर हो जाएगा? 2 ऑफ कैपिटल R। ये तो एक इक्वेशन हो गई सिंपल। अब दूसरी कौन सी चाहिए आपको? स्मॉल r लेके आना है। स्मॉल r लाने के लिए कहां ट्रेवल करना पड़ेगा आपको? बॉडी डायगोनल के अलोंग करना पड़ेगा कि नहीं? बॉडी डायगोनल के अलोंग एक कॉर्नर से सेंटर तक जाना है। मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? √3a/2, और वो किसके बराबर हो गया? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बन गई 2 इक्वेशन। निकालो, डिवाइड करो सेकंड इक्वेशन को 1 से, निकालो कितनी वैल्यू आ रही है। डिवाइडिंग 2/1। कितना आ गया? आ गया। टू को 1 से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय 2r, ए तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? इज इक्वल टू √3/2। यही बचेगा क्या? ये भी कैंसिल। तो 1 प्लस r/r इज इक्वल टू √3। इसका मतलब हो गया r/R इज √3 - 1। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 माइनस 1 इज 0.732। अगर साइज की बात करें, साइज ऑफ वॉइड, बोलो सबसे छोटा कौन सा? ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड। देन
टेट्राहेड्रल वॉइड, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सबसे बड़ा क्यूबिक वॉइड। स्क्वायर वॉइड के लिए घर जाके निकाल लेना, उसके लिए भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, घर जाके निकाल लेना, जनरली उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। जो चारों वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, 0 पॉइंट कितना आया था सबसे पहले, 0.155, उसके बाद 0.225 टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 0.414, और लास्ट में क्यूबिक वॉइड के लिए 0.732। चारों वैल्यूज याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इज हेडिंग डालो, पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स। पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, किन से मिलके बनेगा, एटम से मिलके बनेगा आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा, या आयन से मिलके बनेगा, आयन से मिलके बनेगा। आयंस क्या एक ही टाइप के होंगे, सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव होंगे, या अलग अलग टाइप के होंगे, कम से कम 2 टाइप के होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो चार्ज को बैलेंस करेंगे, तभी तो लैटिस स्टेबल होगा। तो अभी तक हमने जो भी बात की है वहां हमेशा पैकिंग या लैटिस एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनाते रहे हैं हम, अरे है ना। एफसीसी में सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे होते थे हमारे, सेम, कॉर्नर पे रखा हुआ पार्टिकल और फेस सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल, सबकी रेडियस बराबर। हमने स्क्वायर पैकिंग की बात की, हेक्सागोनल एचसीपी की बात की, सब जगह पैकिंग एक ही टाइप के पार्टिकल से होती थी। लेकिन आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा, 2 टाइप के पार्टिकल्स होंगे, एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा। तो यहां पे अब थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। लिखो हेडिंग, पैकिंग इन आयोनिक सॉलिड्स। पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स, पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स। लिखो, कुछ बातें नोट करा रहा हूं मैं। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स are made up of, ionic solids are made up of cations and anions. Ionic solids are made up of cations and anions having different size, having different size. Cations and anions having different size. कौन जनरली बड़ा होता है, कैटायन या एनायन? एनायन बड़ा होता है, क्योंकि उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वैलेंस शेल में प्रेजेंट बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं, तो एटम का साइज बढ़ जाता है, आयन का साइज बढ़ जाता है कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। और कैटायन में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन कम हो जाता है। तो न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो साइज कैसा हो जाएगा एटम के कंपैरिजन में, कैटायन का छोटा हो जाएगा। तो कैटायन जनरली क्या होता है, छोटा, और एनायन बड़ा। अब ये बताओ, अगर आपको ये समझना है कि पैकिंग कौन बना रहा होगा और कौन वॉइड के अंदर प्रेजेंट होगा। अभी हमने कैलकुलेट किया था, स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर की वैल्यू से छोटी आती है या बड़ी आती है? बड़ी बोल रहा है कोई? अरे स्मॉल आर कैपिटल आर, ये तो जानते हो इनका क्या मतलब होता है। स्मॉल आर अभी हमने देखा था, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन कितना आ रहा है, 1 से छोटा ही तो आ रहा है।
मतलब स्मॉल आर क्या है? वॉइड के अंदर पड़ा हुआ पार्टिकल। 0.155, 0.225 इस तरह से, 0.414, 0.732 सब 1 से छोटी वैल्यूज हैं। तो वॉइड के अंदर जो पार्टिकल होगा उसका साइज छोटा होगा। किसके कंपैरिजन में? जो बड़ा पार्टिकल वॉइड बना रहा है उसके कंपैरिजन में। तो अब बताओ वॉइड के अंदर कौन रहेगा? छोटा पार्टिकल। छोटा कौन है? कैटायन या एनायन? कैटायन। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जनरली anions form packing since they are large in size and cations are present in the voids formed by anions. Cations are present in the voids formed by anions. सिमिलर चार्जेस पास पास रहना चाहेंगे या दूर दूर? दूर दूर। और अपोजिट चार्जेस पास पास। यहां पे चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप क्या चाहोगे कि कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास पास रहें और एनायन कैटायन दूर दूर रहें। तो लिखो थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, For stable lattice, मैं तो बाइक से आती नहीं। For stable lattice, आप हटा लोगे? रुक जाओ 15 मिनट रुक जाओ। For stable lattice, opposite charges should be closer. For stable lattice, opposite charges should be closer. Opposite charges should be closer. And similar charges should be farther. Opposite charges should be closer and similar charges should be farther. मतलब कैटायन और एनायन पास पास रहना चाहेंगे लेकिन दो सिमिलर आयंस दूर दूर रहना चाहेंगे। अब जैसे ये तीन एनायंस हैं और इनके वॉइड में पड़ा हुआ है कैटायन, बोलो ये सिचुएशन स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी? दिस इज अनस्टेबल। क्यों है ये अनस्टेबल? क्योंकि यहां एनायंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को टच करेंगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी, ये स्टेबल नहीं है, दूर दूर रहना चाहते हैं वो। तो स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को टच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को टच कर रहे हो, है ना? कुछ इस तरह की सिचुएशन हो।
अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी तो बढ़िया चीज कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के टच में नहीं है और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के टच में है। ठीक है, तो दिस इज स्टेबल सिचुएशन, स्टेबल स्टेबल, नो नेगेटिव चार्जेस आर टचिंग ईच अदर और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये स्टेबल है। तो बीच में एक कंडीशन क्या आएगी, बीच में एक लिमिटिंग या बाउंड्रिंग कंडीशन आएगी, बाउंड्री कंडीशन, लिमिटिंग और बाउंड्री कंडीशन। जिसमें साइज कुछ इस तरीके का होगा कि जस्ट एक दूसरे को टच अभी कर ही रहे हैं सिमिलर चार्जेस, और थोड़ा सा भी अगर पार्टिकल की रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो वो टच हट जाएगा। ऐसे बना लो ये तीनों कंडीशंस फटाफट कॉपी में। ये हो गई बाउंड्री कंडीशन, जस्ट बाउंड्री कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन कब आएगी, जब कैटायन का साइज लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट के उससे जरा सा अगर बड़ा किया जाए कैटायन तो इन दोनों एनायंस का टच आपस में ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं। ये बाउंड्री कंडीशन, इससे बड़ा कैटायन है तो स्टेबिलिटी, इससे कम, इससे छोटा कैटायन है, कम रेडियस का कैटायन है तो इनस्टेबिलिटी। आ रही है बात समझ में। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए जो रेडियस आएगी कैटायन और एनायन की, उनका जो रेशो आएगा, क्या वो हम पता कर सकते हैं। अभी हमने निकाला था कि जो वॉइड के अंदर पार्टिकल है और जो पार्टिकल वॉइड बना रहा है उनके रेडियस के बीच में रिलेशन निकाला था कि नहीं। और वो पार्टिकल जो वॉइड के अंदर प्रेजेंट था वो कौन सा पार्टिकल था, सबसे बड़ी रेडियस वाला पार्टिकल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द क्रिस्टल। तो वो बेसिकली क्या थी, वो बाउंड्री कंडीशन ही तो थी आयनिक सॉलिड्स के लिए। हम ऐसे बड़े से बड़ा कैटायन रखेंगे, बड़े से बड़ा कैटायन जिसमें कि एनायंस जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हो, जस्ट, और उससे जरा सी रेडियस बढ़ाई तो टच ब्रेक हो जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गई कि मिनिमम इतनी रेडियस तो कैटायन की होनी ही चाहिए एनायन के रिस्पेक्ट में, तभी आयनिक क्रिस्टल क्या होगा, स्टेबल होगा। उससे कम रेडियस होगी तो अनस्टेबल, उससे ज्यादा की कोई भी रेडियस तो स्टेबल। तो लिखो है, बाउंड्री कंडीशन है ना। बाउंड्री कंडीशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा ज्यादा, जस्ट थोड़ा ज्यादा तो स्टेबल, जस्ट थोड़ा कम तो अनस्टेबल। बेटा बाउंड्री कंडीशन में ये स्फीयर जस्ट टच करते हुए दिखाने हैं तुम्हें, ध्यान रखो, जस्ट टच करते हुए दिखाने हैं, तभी तो बाउंड्री कंडीशन होगी। तो जो डायग्राम बनाओगे वो ऐसे ही दिखाना कि जिसमें जस्ट टच कर रहे हो, बाउंड्री कंडीशन के लिए।
रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इस रेशो की अगर बात करें, ये बताओ हम क्या चाहते हैं कि ये अनस्टेबल कंडीशन से क्रिस्टल कहां पहुंच जाए, स्टेबल कंडीशन में, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा कि एनायंस एक दूसरे को टच ना करें। वो कब कर, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है जब एनायन की रेडियस या तो छोटी हो, है ना। देखो इनके बीच का टच कब खत्म हो जाएगा, जब एनायन छोटे होते जाएं और कैटायन बड़ा होता जाए, या दोनों, या तो कैटायन बड़ा होता जाए या तो एनायन छोटा होता जाए, या दोनों। मतलब इस रेशो के बारे में क्या ख्याल है, कैटायन की रेडियस हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा हो, और एनायन की रेडियस हम क्या चाहते हैं कम हो। मतलब ये इस रेशो की वैल्यू क्या हो, ओवरऑल ज्यादा हो। अरे है कि नहीं, जब इस रेशो की वैल्यू बहुत कम होगी तब क्या सिचुएशन होगी, ये रेशो क्या है, ऊपर क्या है कैटायन की रेडियस, ये नंबर छोटा होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, अनस्टेबिलिटी वाली। फिर जैसे जैसे इस रेशो की वैल्यू बढ़ेगी, आर प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वाली सिचुएशन आएगी, लिमिटिंग सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी। तो वो मिनिमम आर प्लस अपॉन आर माइनस का रेशो जिसके लिए बाउंड्री कंडीशन आ जाती है या लिमिटिंग कंडीशन आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशो। लिमिटिंग रेडियस रेशो, लिमिटिंग रेडियस रेशो वो मिनिमम वैल्यू है आर प्लस अपॉन आर माइनस की जिसके लिए क्रिस्टल जस्ट स्टेबल हो जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग अब आप डालेंगे लिमिटिंग रेडियस रेशो। लिमिटिंग रेडियस रेशो, लिमिटिंग रेडियस रेशो। डेफिनेशन लिखो इसकी, लिमिटिंग रेडियस रेशो it is the minimum value of, it is the minimum value of r plus upon r minus, it is the minimum value of r plus upon r minus for which an ionic crystal, for which an ionic crystal, for which an ionic crystal just becomes stable, for which ionic crystal just becomes stable, for which an ionic crystal just becomes stable। तो डिफरेंट टाइप के वॉइड्स हमने डिस्कस किए। वॉइड्स कौन कौन से, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक। सबसे पहले बताओ इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब अगर इन वॉइड्स में पार्टिकल रखा हुआ है लार्जेस्ट रेडियस का, तो वो कितने पार्टिकल्स को टच करेगा, उतने ही पार्टिकल्स को जितने के वॉइड बनाते हैं। तो ट्रायंगुलर वॉइड कितने पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं, 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, वॉइड में रखे हुए पार्टिकल का या वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा 3। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल्स बनाते हैं, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 और क्यूबिक वॉइड 8। तो दीज आर द कोऑर्डिनेशन नंबर्स, कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अब यहां पे आपको लिखना है रेडियस
रेडियस रेशो रेंज, रेडियस रेशो रेंज, कैटायन स्मॉलेस्ट रेडियस का, लिमिटिंग रेडियस का ट्रायंगुलर वॉइड में कितने का होना चाहिए? आर प्लस अपॉन आर माइनस के लिए हम रेंज लिख रहे हैं। कैपिटल मतलब एनायन की रेडियस, कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशियो लिख रहे हैं। आर प्लस अपॉन आर माइनस की रेंज क्या होनी चाहिए? ट्रायंगुलर वॉइड में अगर हमें रखना है कोई कैटायन तो उसकी मिनिमम रेडियस क्या लेंगे कि क्रिस्टल स्टेबल बनेगा? बोलो, मिनिमम रेडियस की वैल्यू क्या होगी सच दैट कि ये कैटायन इन तीनों एनायंस को टच कर रहा हो, और अब जब थोड़ा सा भी बड़ा होगा इसके बाद तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मिनिमम कितनी रेडियस होनी चाहिए? वही होगी जो ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर लार्जेस्ट पार्टिकल की रेडियस होती है। बोलो, होती है कि नहीं? ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर लार्जेस्ट पार्टिकल की रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी होती है? 0.155 से। ठीक है, इतनी मिनिमम रेडियस का होना चाहिए ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर रखा हुआ कैटायन। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा क्या? चलेगा। अरे 0.1566 होगा, 0.160 होगा, इससे बड़ा होता जाएगा तो चलेगा ना, क्योंकि ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, चलेगा। तो कब तक चलेगा? 0.225 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि 0.225 के बाद अब कौन से वॉइड का साइज आ जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए जो मिनिमम रेडियस हो गई कैटायन की आयनिक क्रिस्टल स्टेबल होने के लिए, वो कितनी हो गई? 0.225 से बोलो अब कहां तक? 0.414 तक। नेक्स्ट वॉइड है अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जस्ट जहां से स्टार्ट होता है वहां तक आप ले लोगे रेंज। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर आपको रखना है कोई कैटायन तो उसकी मिनिमम रेडियस होनी चाहिए 0.414, जिससे वो तीनों एनायंस को, सॉरी 6 एनायंस को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एनायंस होंगे, उनको जस्ट टच कर रहा हो। और उससे बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कितना बड़ा हो सकता है? 0.732 तक हो सकता है। और 0.732 मिनिमम रेडियस होगी किसके लिए? क्यूबिक वॉइड के लिए। और कहां तक जाएगी? हाँ, इनफाइनाइट। कहां तक लिखूं? 1 तक। अरे है कि नहीं? आर प्लस अपॉन आर माइनस, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी लेंगे? 1। अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, मान लो आर प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब कौन बड़ा है? कैटायन या एनायन? कौन बड़ा है? कैटायन बड़ा हो गया। आर प्लस अपॉन आर माइनस अगर 2 आ रहा है, इसका मतलब कैटायन इज ट्वाइस एज लार्जर कंपेयर टू एनायन। इसका मतलब अब लेटिस कौन बनाएगा फिर? कैटायन। अरे अगर कैटायन बड़ा हो गया तो कैटायन ही लेटिस बनाएगा, कैटायन ही पैकिंग बनाएगा। और वॉइड में कौन प्रेजेंट होगा? एनायन प्रेजेंट होगा। तो तब आप क्या ले लोगे फिर उस केस में? क्या ले लोगे? आर माइनस अपॉन आर प्लस ले लोगे। तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो पहले 2 आ रही थी, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। तो किस टाइप के वॉइड में जाएगा फिर छोटा पार्टिकल? हाफ बताओ। हाफ इज 0.5। 0.5 कहां आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रही है, समझ में बात? इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। और अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है आर प्लस अपॉन आर माइनस की, इसका मतलब क्या है? कि तुम्हारा कैटायन बड़ा है, तुम अपने रेडियस के रेशो को फिर उल्टा कर दो। फिर पैकिंग किसकी मान लो? कैटायन की। और वॉइड में कौन जाएगा? एनायन। तो ये टेबल बना लो। दिस इज रेडियस रेशो रेंज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वॉइड्स। रेडियस रेशो रेंज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वॉइड्स। हो गया टाइम? बेटा पॉसिबल दुनिया में हर चीज हो सकती है। अगर यहां पे आगे जाके देखेंगे, अगर एनायन बहुत छोटा है
कैटायन बड़ा है, जैसे एल्कली मेटल्स बड़े होते हैं, और हेलोजन मान लो फ्लोराइड आयन है, एक ऐसा केस बनता है, तो कैटायन बना सकते हैं। तब बोलेंगे कि कैटायन की पैकिंग है और एनायन वॉइड में प्रेजेंट है। जैसे CaF2 के अंदर हम देखेंगे फ्लोराइड आयन काफी छोटा होता है, कैल्शियम आयन बड़े हैं, तो पैकिंग इसकी और ये वॉइड में। कहीं कहीं स्पेशल केसेस हैं। तो ये हो गया लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात। कुछ होमवर्क दिया था ना तुम्हें, निकालो जरा मॉड्यूल, वही डिस्कस कर लेते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। यारी जीत की, और धन्यवाद।